नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिसर्जेंस हो रहा है, पर्सनली फॉर मी इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिशिएटिव्स। हम अपना एक लेगेसी को रिक्लेम कर रहे हैं। जो पावर ग्रिड 90 से 2005 तक 45 थे वो 170 हो जाते हैं। जो सबसे गरीब 20% है, उनमें भी मोटरसाइकिल, स्कूटर्स वगैरह की ओनरशिप 4% से 40% हुआ है। जब पूरे देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट का माहौल था, वातावरण था, एलपीजी एरा थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एज था, तब बिहार में नेगेटिव ग्रोथ रेट था। तो ये तो हम लोग को याद ही है। हाँ, बोला गया था कि रोड बन के क्या करिएगा, किस लिए चाहिए आपको रोड? कोई गाड़ी है आपके पास? साइकिल तो आप खेत में भी चला सकते। वहाँ के सारे जो एंटरप्रेन्योरियल लोग थे, उनका बहुत लार्ज जैसे ग्रुप में वहाँ से माइग्रेशन। नमस्कार, गुरु प्रकाश पासवान बिहार संवाद के संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ शमिका रवि जी, जो किसी प्रकार के परिचय की मोहताज नहीं है, एक अर्थशास्त्री, कई ग्लोबल थिंक टैंक्स में काम करने का अनुभव, ब्रुकिंग, ओआरएफ और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सीनियर मेंबर। और कोविड हो, हेल्थ के इश्यूज हों, इकोनॉमी के इश्यूज हों, एक डिफाइनिंग वेल इन्फॉर्म्ड वॉइस नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया बट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल। शामिका रवि जी, आपका स्वागत है बिहार संवाद के इस कड़ी में। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। और चूंकि ये बिहार के लिए है गुरु, आई विल नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू वेरी माय टोन एंड टेनर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आई एम फ्रॉम बिहार। निश्चित रूप से आप बिहार की हैं और हमारे चर्चा में वो विषय तो आएगा ही, लेकिन आप मूलतः एसेंशियली यू आर एन इकोनॉमिस्ट। और बिहार के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी यादें जहन में ताज़ा हो जाती हैं। बीमारू स्टेट कहिए, और एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने कहा था बिहार इज द आर्मपिट ऑफ इंडिया। और आपने ट्वीट भी किया था इस विषय पे, आपको याद होगा। ये इकोनॉमिस्ट में आया था, जो कि एक प्रतिष्ठित है, और आप खुद बिहार से हैं। आप कैसे उस दौर को याद करती हैं? यू वर ग्रोइंग अप इन दैट फेज एंड बिहार वाज रिसीविंग द रैथ ऑफ ग्लोबल मीडिया, नेशनल मीडिया, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग थी। एवरीथिंग वाज इन अ chaos, in a turmoil. How do you remember those days? विद अ लॉट ऑफ पेन। देखिए, होता है क्या है, एज इकोनॉमिस्ट गुरु, हम डेटा यूज करते हैं, थियोरी यूज करते हैं, लोगों से बात करके एक बेसिक हाइपोथेसिस भी फॉर्म करते हैं। हुआ ये है कि 91 के बाद देश में इतने चेंजेस आए हैं कि आप घूम घूम के आपको हर चेंज नजर आएगा, आप उसके हिस्सा बनते हैं। अब पिछले 35 इयर्स में चूंकि देश में इतना बदलाव आया है, बिहार के साथ जो डिफरेंस जो ग्रो किया है पिछले 35 इयर्स में, वो थोड़ा ज़्यादा ही ग्लेयरिंग हो गया है। और ऐसा नहीं है कि अ, कोई एक एरिया हो। हम लोगों ने विमेन का वेलफेयर देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो देखे ही थे, लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप ओवरऑल जीडीपी नंबर्स देखें, और एक जो माहौल था जिसमें इतने बदलाव आए कि वहाँ के सारे जो एंटरप्रेन्योरियल लोग थे, जो रिस्क ले ले करके इतना बिजनेस वहाँ की इकोनॉमी ग्रो किए थे उसके पहले, उनका बहुत लार्ज जैसे ग्रुप में वहाँ से माइग्रेशन हुआ। वो बेचारे वहाँ से उनको जाना पड़ा। अब इन सब चीज़ों का ऐसा नहीं है कि अगली सरकार आएगी तो चीज़ें फिक्स हो जाएँगी। ये सब जेनरेशनल डिकेज़ है। ये सब जो डिस्ट्रक्शन होता है, इनका इम्पैक्ट यू विल सी फॉर मेनी, मेनी डेकेड्स। तो जो लेगेसी इश्यूज, इस शब्द का या उपयोग स्वर्गीय अरुण जी करते थे, इट्स रियल, इट्स ये वास्तविक 100% है। रियल, हाँ, बिल्कुल रियल। और देखिए, व्हेन यू लुक एट इंडियाज़ ग्रोथ, तो पिछले 35 साल में इंडिया हैज़ नाउ वी आर ऑन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाथ। तो एक कहावत है कि जैसे जब टाइड लिफ्ट होता है ना नदी में या समुंदर में, तो सभी बोट्स लिफ्ट हो जाते हैं। तो इंडिया के सभी स्टेट्स लिफ्ट हुए, लेकिन हम फिर चाहते हैं कि बिहार में और तरक्की हो। ऐसा क्यों है कि जब हमारा जीडीपी इतना ग्रोथ ही नहीं, एब्सोल्यूट नंबर्स में हम अब खा पी रहे हैं, लोगों के पास बेसिक कम्युनिटी सब कुछ है,
लॉ एंड ऑर्डर इज मच बेटर। लेकिन इन सब चीज़ों के आगे जब हम स्टेट वाइज एनालिसिस करते हैं ना, तब फिर नज़र आता है कि देखिए जनरली हम यूपी बिहार को क्लब करके लगता है कि जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स जिस रूप से बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हार्टलैंड है, ये भी उसी रूप से बढ़े, क्योंकि दैट इज़ हाउ द कंट्री विल ग्रो। लेकिन यूपी बिहार जो हाइफनेट होता है, उसमें भी जब देखोगे तो नज़र आएगा कि बिहार हम तो यूपी के आधे हैं जीडीपी पर कैपिटा में। करेक्ट। तो मतलब हमारे यहाँ हर चीज़, हमारे पास बहुत कम वेल्थ है अभी। हमने इकोनॉमिकली अभी बहुत आगे बढ़ना है अभी, बहुत ज़्यादा। एक मापदंड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। 80, 85, 90 तक स्थितियां इतनी खराब नहीं थी, लेकिन 90 से 99 के बीच में बिहार की ग्रोथ रेट नकारात्मक, नेगेटिव ग्रोथ रेट, जब पूरे देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट का माहौल था, वातावरण था, एलपीजी एरा थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एज था, तब बिहार में नेगेटिव ग्रोथ रेट था। हाउ डू यू इवन मेक सेंस ऑफ इट? It is difficult, it's very difficult to accept that reality, गुरु। एनालाइज करना तो एक बात है, लेकिन डिस्पैशनेट भी जब हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उसमें से जो इंसाइट निकलता है उसको एक्सेप्ट करना, नॉट जस्ट एज अ रिसर्चर के तौर पे तो दिख ही रहा है कि भाई नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो आम आदमी पर, जो ऑर्डिनरी सिटीजन पर पड़ता है, क्योंकि आप इसको महसूस कर चुके हैं, आपके साथ जो रहते थे दोस्त लोग जिस रूप से वहाँ से भागे, वो सब याद करके इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ ग्रेट हर्ट। बट एज यू मैंशनड 1980s में, और ये एक बड़ा अच्छा नेचुरल एक्सपेरिमेंट है कि यूपी नहीं, बिहार और उड़ीसा को हम लोग कंपेयर करते थे। जब हम लोग स्कूल में थे वी यूज्ड टू राइट एसेज ऑन काला हांडी। आपकी एक आर्टिकल का मुझे याद आ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल, जिसमें आपने बताया था कि 1990 तक बिहार की अर्थव्यवस्था उड़ीसा से बेहतर थी। मच बेटर। और इस कंपोनेंट में आप इस बात पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का आम सामान्य नागरिक पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इमीडिएट इट इज। नेगेटिव का मतलब होता है कि नॉट ओनली आर यू नॉट ग्रोइंग, बट जो बेसिक कैपिटल है वो बेस ही श्रिंक कर रहा है। दैट इज व्हाई द नेगेटिव ग्रोथ बिकम्स, ऑफ कोर्स द स्टेट हैड पार्टीशन, उसके बाद क्रिएशन ऑफ झारखंड हैपेंड, बट दिस इज नॉट जस्ट द अरिथमेटिक ऑफ इट, देयर वाज एक्चुअली इरोजन ऑफ कैपिटल। उस समय देखा गया कि लेट 1980s में उड़ीसा वाज नॉट ओनली पुअरर बट ग्रोइंग एट अ मच लोअर रेट। तो अगर हम 80s वाली भी ग्रोथ रेट मेंटेन किए होते तो टुडे वी वुड हैव बीन 4-5 टाइम्स रिचर देन उड़ीसा। करेक्ट। लेकिन वास्तविकता यह है कि टुडे एन उड़ीसा विच वाज पुअरर देन बिहार is 2.5 times richer per person. माय गॉड। You see, that is what the lesson is, that a few माने 10-15 साल having such destructive economic policies and social policies and bad governance has generational impact on ordinary people. So destruction of जो capital होता है ना, कि बना बनाया जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके मीन्स है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही संवेदनशील पॉइंट है, डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इसको मैं सब्सटैंशिएट करना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। जो प्रति व्यक्ति आय 90 से लेके 2005 तक पर कैपिटा इनकम 7,914 थी, वो 5 से 25 में 66,000 हो जाती है, लगभग 10 गुना। That's true. तो डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी का सामान्य आदमी के जीवन पे प्रभाव, प्रति व्यक्ति आय का 10 गुना होना। और ये यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है शामिका जी, जब फिस्कल डेफिसिट का हम एवरेज निकालते हैं, जो राजकोषीय घाटा है वो 6% से अधिक था उस समय, That's अभी घट करके लगभग 2.5% हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये फिगर्स बिल्कुल सब्सटैंशिएट करते हैं उन चीजों को, लेकिन बिल्कुल। फिर भी एक डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर हमें आम जीवन के उदाहरण से सब्सटैंशिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे? ऐसे सोचो कि कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है, एक आदमी है जो अपना परिवार पाल रहा है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ाई के बाद क्या करेंगे, राइट? आइदर बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल का फिर मतलब ये हो जाता है कि बिहार में रहते रहते अपने बिजनेस को ग्रो करना became impossible, करेक्ट। which is where they had to leave. Physically, in Bihar, we have lost a very large number of entrepreneurial
डेमोग्राफिक, वो लोग जो कि रिस्क लेकर आमदनी बढ़ाते हैं, बिजनेसेस करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। जॉब्स क्रिएट हाँ। करते हैं। इवेंचुअली देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, तो जॉब क्रिएशन उसी से आता है। सरकारी नौकरी हम कितना भी बढ़ा दें, इट विल नॉट बी अ मैच। बाकी पूरे देश में सभी राज्यों को देख लीजिए, जॉब्स आर गेटिंग क्रिएटेड विथ वेल्थ क्रिएशन। करेक्ट। तो वेल्थ क्रिएशन इज लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। तो अगर हमारे वेल्थ क्रिएटर्स आर गोइंग टू लीव, इमेजिन द इम्पैक्ट इट हैज ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स। और अगली पीढ़ी फिर क्या करेगी? सी, दैट इज हाउ डिस्ट्रक्टिव इट वाज। इट वाज नॉट दैट 10-15 साल बैड गवर्नेंस रहा तो यू हैड लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स। यस, लॉ एंड ऑर्डर इज अ फंडामेंटल गवर्नेंस इशू। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर सकते तो फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ, आम आदमी भागेगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी मीन्स इकोनॉमिकली लॉन्ग टर्म यू आर स्पेंडिंग द स्टेट इनटू बैंकरप्सी। आप कल जाके लोन भी उठाना चाहें, यू वांट टू टेक कैपिटल फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम लेट्स से द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक तो चलिए डिफरेंशिएट नहीं करती है बिटवीन स्टेट्स, बट मार्केट्स डिफरेंशिएट, which then gets reflected in investment decisions, FDI decisions, कि कौन इन्वेस्ट करेगा। अगर बिहारी खुद बिहार से भाग करके इन्वेस्ट कर रहा है, काम कर रहे हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट it's a tall order, and that is what we saw from 1991 till 2005। जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत क्लियरली निकल के आता है कि सारे जो मैक्रो या फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, सब के सब वर्सनिंग ऑफ एवरीथिंग। निश्चित रूप से। और साथियों, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जो क्लास बिहार से बाहर जा रहा था, जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास की बात अभी शमिका जी कर रही हैं, उसी समय ये भी समझना चाहिए कि इसको जस्टिफाई किया जा रहा था गरीब गुरबों की बात करके। इस छलावे में हमें नहीं रहना है, इस भ्रम में हमें नहीं रहना है कि आप उनको भगा करके गरीब गुरबों का भला कर रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2005 की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट है, जो बताती है दैट पॉवर्टी रिमेन स्टबर्नली हाई, यस 55%। यस तो ऐसा नहीं है कि आप उद्योग व्यापार लगाने वालों को भगा रहे हैं तो गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। कई बार इसको हम बाइनरी में देखते इट्स अ हैं, वेरी गुड पॉइंट। एक कम होगा एक ज्यादा होगा, ऐसा कतई नहीं है। नहीं, गरीब भी उतना ही भुगभोगी है, बिल्कुल गरीब अमीर नहीं हो रहा है। बिल्कुल जो बेचारे जॉब क्रिएट कर सकते थे, इंडस्ट्री लगा सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं। बिल्कुल तो इस पे बताइए कि भाई गरीब गुरबों का लाभ, गरीब गुरबों की सरकार, ये भ्रमित करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम सोचते हैं कि सरकार एंटी पॉवर्टी या वेलफेयर पॉलिसीज लाती है, तो सरकार को फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू भी तो जनरेट करना पड़ता है। तो रेवेन्यू आता कहाँ से है? रेवेन्यू आता है फ्रॉम द ग्रुप, द डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन हमारे राज्य में जो कि वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर वही नहीं रहे तो आज हमारे यहाँ दिक्कत यही है बिहार में कि चूंकि हम एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा, और एग्रीकल्चर को तो हम टैक्स करते नहीं, तो स्टेट के फिस्कल, उसमें स्टेट फिस्कल का जो डिस्ट्रक्शन हुआ 91 से, अब उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये भी है कि जो बिहार की जो इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर है, करेक्ट। बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कम सर्विसेज। इसका मतलब ये भी होता है कि राज्य के पास फिस्कल जो वो रेवेन्यू स्पेस है वो बहुत श्रिंक हो गया, उसको बदलने में फिर डेकेड्स लगते हैं। नहीं देखिए, और ये गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसी आंकड़े से मैं कोट करना चाहता हूं that Bihar consistently held the unenviable position of being the poorest state in India, with approximately 36 million people. सामान्य शब्दों में कहें तो 3.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे थे 2005 में। HDI, मानव विकास सूचकांक जिसको हम कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लोअर देन मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशंस, जो सब सहारन की बात करते हैं। और उसी प्रकार रोजगार भी। शमिका जी, अगर आपने कहा कि भाई इकोनॉमी का साइज ही नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, तो रोजगार कहां से पैदा होगा? तो गरीबी पे, बेरोजगारी पे जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं रहा है। बिल्कुल तो ये गरीबी बेरोजगारी का नाम लेकर के आप इस चीज को जस्टिफाई, मिसरूल को, मिसगवर्नेंस को नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हम लोग को याद ही है हाँ। कि बोला गया था कि रोड बन के क्या करिएगा, किस लिए चाहिए आपको रोड? कोई गाड़ी है आपके पास? साइकिल तो आप खेत में भी चला सकते हैं। यू सी दैट काइंड ऑफ अ lackadaisical, casual approach to governance. Forget good governance. I'm just saying governance. करेक्ट करेक्ट।
that has transformed structurally the nature of it. अच्छा, there is a big lesson, Guru, also in the 2005 elections, क्योंकि ये स्टडी हम लोगों ने की थी एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट के रूप में। वो 2005 वाला इलेक्शन निकला कि फरवरी में जब इलेक्शन हुआ था तो किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। करेक्ट। सो फॉर 6 months वी हैड प्रेसिडेंट्स रूल इन बिहार। करेक्ट। पर 6 महीने के बाद फिर पूरा नया मेजॉरिटी निकल के आया एंड जेडीयू केम टू पावर एट दैट पॉइंट। तो फिर ये स्टडी ये दिखाता है कि उन 6 महीनों में जब आप कोई नया पॉलिसी नहीं लाए तो ये वोटिंग बिहेवियर कैसे बदला, व्हाट चेंज्ड पीपल्स माइंड्स, कि जो फरवरी में एक पार्टी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, व्हाट चेंज्ड इन अक्टूबर ऑफ 2005, राइट। और उसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी जब आप एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि विमेन वोट, और ये बहुत अहम पॉइंट है बिकॉज दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द वे इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इन इंडिया। 2005 में विमेन वोटर्स केम आउट इन वेरी लार्ज नंबर्स। फरवरी से अक्टूबर के बीच ये देखा गया कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विमेन वोटर का सर्ज हुआ वहां द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनकम्बेंट विनिंग वेंट नेगेटिव। करेक्ट। मतलब women have come out to defeat the existing MLAs. यस यस यस। We know why the women came out to defeat sitting MLAs. करेक्ट। That is also the time जब law and order, आपके अगेंस्ट कितने केसेस हैं, नए डेटा भी निकले क्योंकि they were mandated by election commission कि आपके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं आपको बताना पड़ेगा, डोमेन में। यस यस। पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। वैसे वो तो एनालिसिस के रूप में है, जमीनी हालात ऐसी होती है कि औरतों को पता होता है हाँ। लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है, कौन सही लोग नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का भी खराब होना एक हद के बाद टॉलरेंस इन सोसाइटी आल्सो गिव्स अप। सो 2005 में ये देखें हम लोग कि इन दो 6 months women came out to defeat the RJD MLAs with the worst track record in law and order. They were decisive. They were very decisive. Yes. एंड 2000 के बाद जो आप नंबर्स बता रहे हैं ना, इट इज बेसिकली गवर्नेंस कमिंग बैक ऑन द टेबल। ये डिस्ट्रक्टिव फेज, योर वोटर्स केम आउट एंड सेड इनफ, एंड देन द गवर्नेंस स्टार्टेड टू देन रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड वो आपने देखा फिर जेडीयू के ईयर्स किस रूप से रहे। पैंडेमिक के बाद भी एक बहुत बढ़िया स्टडी जो हम लोग कर पाए थे क्योंकि उस रूप का डेटा निकल के आया कि 2020 जो इलेक्शन था जी, पिछले इलेक्शंस में उसमें एक्सपेक्टेशंस ये थे कि भाई चूंकि हमारे इतने माइग्रेंट्स वापस गए हैं, ये दे विल वोट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। एक्सपेक्टेशन तो यही था। करेक्ट। और सभी एनालिसिस, सभी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सब यही कह रहे थे कि अब देखिए पलायन इस रूप से हो रहा है और लोग इतने परेशान हैं कि दे विल वोट दिस इनकम्बेंट सिटिंग गवर्नमेंट आउट। यस। जब एनालिसिस देखते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या देखते हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादा गरीब थे, जहां ज्यादा माइग्रेंट थे, वहां सिटिंग गवर्नमेंट को हायर प्रोबेबिलिटी था, दे गॉट हायर वोट्स। यस। एंड ये इसलिए हुआ कि रियल टाइम जो मदद मिली कि आप ट्रेन पर से उतरे हैं और आपको हाथ में पैसा दिया गया है। करेक्ट। डीबीटी, करेक्ट। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ टेस्टिंग आवर वेलफेयर आर्किटेक्चर, कि हमारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ वर्कर्स हैव कम बैक होम और बहुत बुरे हालत में। उस समय पूरा देखिए देयर वाज अ नेशनल लॉकडाउन, दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस, बट फॉर दीज माइग्रेंट्स जो कि इतना ये सफर करके वापस गए हैं, फॉर देम टू शो रिन्यूड फेथ इन अ सिटिंग गवर्नमेंट and the poorest voting an incumbent government back basically tells you people appreciate good governance. You see, बिहार में लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि देखिए हमने बैड गवर्नेंस, डिस्ट्रक्टिव गवर्नेंस का फेज देखा है। करेक्ट। उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आज दिन तक भुगत रहे किसी रूप में, लेकिन एक वो भी रूप देखा है जहां पे बेटर गवर्नेंस, रियल टाइम सपोर्ट जो कि सरकार से आदमी एक्सपेक्ट करता है, जब वो परफॉर्म होता है तो लोग रिवॉर्ड भी करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन।
ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। इनफैक्ट यहाँ से 2 फ़ॉलो-अप विचार मेरे मन में आ रहे हैं। पहला तो आप लोगों को 2020 की जो स्टडी है, जो खुद शमिका मैम ने किया था, विथ डेटा, ये लिंक में भी उपलब्ध है, इसका ग्राफ भी उपलब्ध है। जो प्रवासी श्रमिक लौट कर के आए थे, उन्होंने भरोसा जताया बीजेपी, जेडीयू, एनडीए की सरकार पे, उनकी नीतियों पे, पहला। दूसरा, जो आपने अपने उद्बोधन के पहले पक्ष में कहा शमिका जी, 2005 का चुनाव निर्णायक कई मायनों में था, महिलाएँ बाहर निकल के आईं। बिल्कुल। और 2005 के बाद हम देखते हैं कि बिहार इज हेराल्डिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ रिफॉर्म्स फॉर जेंडर जस्टिस। एब्सोल्युटली। आप हमारे बाइसाइकिल स्कीम को देखिए, यस, दैट हैज बीन ग्लोबली एमुलेटेड एंड इट इज इंस्पायर्ड मेनी स्कीम्स यस, अक्रॉस द ग्लोब। यस, हमारी लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग इमेज है। दैट्स एज ट्रू। अ बिहारी, एज अ बिहारी वुमेन, यू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। यस, एज अ बिहारी बॉय, आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट यस, कि एक दौर था जब 6 बजे के बाद, मतलब हम लोगों ने उस दौर को जिया है शमिका जी, कि मान लीजिए कि सामने हमारे घर में हमारी बुआ रहती हैं, हमारी मौसी रहती हैं, माँ कहा करती है कि भाई आप छोड़ करके आइए उनको, बिल्कुल, 100 मीटर दूर है बस। बिल्कुल। एक वो बिहार, हुँ, एक ये बिहार जब गाँव-गाँव में, दूर सीतामढ़ी में, सिताब दियारा में, सिवान में, हुँ, चतरा में, हुँ, चंपारण में, यहाँ बिहार की लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जा रही हैं बिल्कुल, और वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वेरी अपने आप इम्पोर्टेंट। में एक यस, बहुत इट्स बीन अ रेवोल्यूशन। करेक्ट, इट इज़ वो पहले हम लोग नथिंग लेस देन अ कहते थे रेवोल्यूशन। साइलेंट रेवोल्यूशन, लेकिन वो एक हद के बाद इट हैज़ नॉट बीन साइलेंट। इट हैज़ बीन वर्दी ऑफ एम्युलेशन बाय अदर स्टेट्स करेक्ट, एंड मेनी अदर कंट्रीज़ यस, कि यस, गर्ल्स को, यंग वुमेन को स्कूल में रखना, उसके लिए सरकारों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। यू हैव टू गिव देम रियल सेफ्टी, यू हैव टू गिव देम मीन्स, यू हैव टू आल्सो फाइनेंशियली एम्पावर देम। लेकिन द लॉन्गर गर्ल्स स्टे इन स्कूल, हाँ, इट इज़ बेटर फॉर सोसाइटी एज़ अ होल। करेक्ट, It lowers marriage age, it lowers child fertility जो होते हैं, child bearing age becomes older then. Women getting empowered means they are empowered mothers, which means the children's health and education outcomes become better. And society as a whole, you are talking about a different trajectory. यस, और वो 2005 के बाद जो अगले 5 साल जो रहे, that I think that phase of JDU government in the history of India's modernization, it remains very well recognized as a phase where women were at the center of the focus of the government. करेक्ट, वो सिर्फ स्कूल वाला तो of course is a यस, picture ingrained in our heads. And as someone who studied during, late 80s, early 90s in Notre Dame Academy in करेक्ट, Patna, करेक्ट, girls used to go by bicycle. We used to cycle all the time, but we also saw the shutting of doors, all the cycles were abandoned, and the young girls were basically, we were asked to go. This transformation saw many other schemes also, right? It saw widow pension, करेक्ट, it saw different kinds of DBT, cash transfers and support to women in household for various reasons. So I think those 5 years have to be recognized यस, यस, for what the government did in recognizing the role of women citizens, women voters, and women who uphold half the population of the state. एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि ये हमारे बहुत सारे दूसरे आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, Yeah. मैंने देखा शमिका जी आपका एक वीडियो, उसमें आपने बताया कि भारत में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के कम होने का दर है, वो विश्व के दर से दोगुने ज़्यादा गति से हम बिल्कुल। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिहार में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों, आईएमआर कम हो, एमएमआर कम हो, हमारे जीईआर में बढ़ोतरी, ये वास्तव में जैसा आपने कहा कि इट्स अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। Yes. लेकिन एक ये भी दौर था शमिका जी, जब ऐसे-ऐसे केसेस हमारे ज़हन को आज भी झकझोर के रख देते हैं। शिल्पी जैन, पटना वुमेन्स कॉलेज Yes. की छात्रा, बिल्कुल। मिस पटना रही, खबर आई, रेप, डेथ, और उसके तार बिल्कुल सीएम हाउस तक जुड़ते हैं। चंपा बिस्वास, आईएएस ऑफिसर की वाइफ, बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड सेक्सुअल टॉर्चर्स का सामना किया एक आईएएस ऑफिसर्स की पत्नी ने। तो मुझे लगता है कि ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाज अक्रॉस। आप एफ्लुएंट हैं, आप शिक्षित हैं, पावरफुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामीण महिला तो बेचारी सही रही है, वो भी महिला सह रही है। तो उस बिहार से यह बिहार, ये अपने आप में, जब हम आईएमआर, एमआर की बात कर रहे हैं, और आपने तो यू वेंट अ स्टेप अहेड व्हेन यू सेड दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सैचुरेशन।
वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सैचुरेशन बोथ इन बिहार एंड नेशनली की टॉयलेट की बात हो, डीबीटी की बात हो, आवास की बात हो, ये सब अपने आप में एक क्रांति है। बिल्कुल कैसे देखती हैं आप इसको बिहार बिल्कुल के संदर्भ में? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इन बिहार हैज़ टू बी फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल। ये टॉप डाउन जो है ना, जब डिजीज इतना डीप होता है तो उसमें बैंडेड से काम नहीं चलता है गुरु। यू रियली हैव टू डू सर्जरी और अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसके लिए ये जो सैचुरेशन पॉलिसी है जिसमें बेसिक अमेनिटीज करेक्ट। वो सभी को सभी जगह मिलेगा, दैट इज द फोकस। एंड इन बिहार यू हैव सीन सम ऑफ द मोस्ट biggest increases in access to amenities, करेक्ट। चाहे वो टेलीफोन हो, यस। हाउसिंग हो, और बाकी आईएमआर एमएमआर वगैरह की जो बात कह रहे हैं आप कि 30 years back majority of babies delivered were at home, यस, एब्सोल्युटली। right? यस। Today it's a rarity. करेक्ट, करेक्ट। सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बट बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अवेलेबल कराना is these are only some of the things we are talking about. The change is for you to see. अभी हम बहुत साल बाद recently गए थे and again it struck me. Now let me tell you that as an economist I'm looking at multiple things what is happening. Correct. और जब जाइए तो even without data some things are they shock you In your in a face. positive way. Yes, yes, yes. इस पर हम देखें कई वहाँ मॉल्स बने हैं हाँ, हाँ। और सभी मॉल्स में चूंकि ड्राइव करके शहर पूरा घूम रहे थे, बहुत साल बाद गए थे, अकेले लड़कियां घूम रही थी, यस, यस। गर्ल्स इन ग्रुप्स, जैसे हम लोग 80s में करते थे। वी वुड जस्ट बी अ ग्रुप ऑफ 10-12 गर्ल्स ऑन बाइसिकल साइकिलिंग अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पटना, कोई डर नहीं था। करेक्ट। आई सी दैट एनवायरमेंट इज बैक। हाँ। इसमें समय लगा, बहुत मेहनत, बट वी हैव करेक्टेड फॉर सेवरल ऑफ दोज डीप कंसर्न्स। नहीं, नहीं, निश्चित रूप से शमिका जी एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इसका सरलीकरण करना, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आवश्यक है। आप पटना आएँगी तो आप देखेंगी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन चुका है। कई बार हम लोगों को भी इस बात का सामना करना पड़ता था कि तुम्हारा एयरपोर्ट कैसा है? एरो ब्रिजेस तक नहीं है, सही, 4 गेट हैं, बिल्कुल। बस स्टैंड लगता है और आज का एयरपोर्ट देखिए। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और बेसिकली आप देखिए, जो पावर ग्रिड 90 से 2005 तक 45 थे, वो 170 हो जाते हैं। आज पटना रेलवे स्टेशन देखिए, आप वंदे भारत का बिहार का कनेक्शन देखिए, इतने सारे वंदे भारत बिहार से होके गुजरते हैं, तो पटना से लेकर के शमिका जी आपको जानकर के ताज्जुब होगा, बिहार के किसी कोने में आप जाकर के वापस आ सकते हैं। सड़कें इतनी अच्छी हैं। Right. पटना पुनपुन भी खुला है। आप पटना से गया, आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं 80 मिनट्स, अच्छा, बहुत सवा घंटे में बहुत बढ़िया, आप पटना से गया पहुंच गई। बहुत बहुत जरूरी, 4 लेन है। बहुत बढ़िया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ट्रांसलेट करता है एक बिहार की अर्थव्यवस्था में, जॉब क्रिएशन में और कुल जमा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में? देखो गुरु, रोड्स को बोला गया है हाँ। इट्स अ लाइफ लाइन करेक्ट। और इट्स अ पाथवे टू डेवलपमेंट। रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द बेटर द रोड्स द बेटर द कनेक्टिविटी। अच्छा, डेटा में भी ये दिख रहा है कि ऑर्डिनरी रूरल हाउसहोल्ड्स जो सबसे गरीब 20% है, करेक्ट। उनमें भी मोटरसाइकिल स्कूटर्स वगैरह की ओनरशिप 4% से 40% हुआ है। हाउस होल्ड कंजम्पशन डेटा जरूर देखना चाहिए हम लोगों को। सॉरी आप बट सोचो, आदमी मोटरसाइकिल और स्कूटर क्यों खरीदेगा अगर रोड बढ़िया नहीं होगा? करेक्ट, करेक्ट। You see, improvement in infrastructure also leads to development. क्यों? पहले तो आपके हाथ में पैसे हैं तो आप खरीदेंगे, लेकिन उसका करिएगा क्या? You are accessing labor markets. You are accessing markets to sell whatever it is that you are producing. Mobility is very important for any state, right? Bihar के केस में I think it is important to also reinforce that Bihar is a talent-rich state. बिहार के लोग आर नॉट वर्किंग ओनली विद इन बिहार। तो बिहार के केस में वी शुड रियली बी कैलकुलेटिंग द ग्रॉस, नॉट जस्ट द डोमेस्टिक, द जियोग्राफिक बाउंड्री, बट जो नेशनल प्रोडक्ट जब हम लोग काउंट करते हैं, इन द स्टेट केस वी शुड बी लुकिंग एट बियॉन्ड द स्टेट बाउंड्री एंड द जियोग्राफी, बिकॉज सो मेनी बिहारीज आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ बिहार। मोबिलिटी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स लाइक अ नेसेसरी कंडीशन। बिना इसका
it will be very impossible to harness the potential of this rich talent pool of people. Now, even though you will see electoral politics across states, but the reality of today is Biharis from all segments, a very large number, migrate to the rest of the country and are fundamental to growing this prosperity across the country. Correct. चाहे वो industrial belt हो, services belt हो, government servants, if you look at different aspects of government service, public service, a very large number of Biharis, right? So connectivity, infrastructure, they are fundamental requirement to harness talent जो बिहारियों में है. So I'm not surprised that improvement in infrastructure is therefore leading to further growth in the economy. नहीं, ये बहुत आज इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे तो बिहार हर रोज नई कीर्तिमान बना रहा है. जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ. अभी कच्ची दरगाह बिदुपुर एक रोड इनॉग्रेट हुआ है. शमिका जी, आप सोचिए कि किसी ने आज तक सोचा नहीं, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिसको हम लोग दियारा का इलाका कहते हैं. बाढ़ आता था, वो एरिया 4 लाख लोग कट जाते थे सिविलाइजेशन से कट जाते थे. आप सोचिए अस्पताल कैसे जाना, स्कूल कैसे जाना, Right. हेल्थ का सिचुएशन क्या. नाव आएगा, ये अभी की बात 2005-6 तक की बात है कि नाव कैसे आएगा और नाव से कैसे जाना, ये पुल अब बन के तैयार हुआ है. नहीं. ये वोट बैंक को लेकर के, कास्ट को लेकर के, ठीक है कास्ट के अपने असर्शन एस्पिरेशंस के इश्यूज अलग हैं, लेकिन जो राजनीति ऐसी है कि जानबूझ करके लोगों को गरीब रखना, Right. लोगों को जानकारियों से वंचित रखना, लोगों को शिक्षा से वंचित रखना, और उसका दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम आज तक हम देखते हैं. तो थोड़ा ये बताइए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये अपने आप में क्रांति का एक सूचकांक है. देखिए, what is also happening now is because the center has greater means. करेक्ट. ये जो स्पेशल स्टेटस है बिहार को देने का, इसके पीछे यही है कि जब स्टेट में रेवेन्यू जनरेशन कम होता है, क्योंकि इट्स लार्जली एन एग्रीकल्चरल स्टेट, जब स्पेशल पैकेज जाता है, द यूज ऑफ दैट लार्जली फॉर एनहांसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड कनेक्टिविटी इनसाइड, but also improving access to health, education. It's not just the hard infrastructure. It's also investment in, जो हम लोग development expenditure बोलते हैं public finance में, तो उसमें development, economic development होता है, social development भी है, but they are both development expenditure. Correct. क्योंकि इनका long term state के economy पर and productivity पर प्रभाव पड़ता है. So this spending by the state in improving economic and social development, and hopefully very soon we will also see big capital outlays, right? Which means we are trying to bring more and more investments and industries. करेक्ट. Because हो क्या रहा है कि this region of the world, South Asia, if you look at our neighboring countries, particularly if we focus on Bangladesh, they are gradually losing their market share Right. as far as sectors like apparel, clothes, etc. are concerned. And we believe that for Bihar, this is a window of opportunity because the manpower is there, the skill is there, because it is the same demographics from Bihar that is going to other states to perform these functions. In trying to get FDIs, but also big industries in these core sectors, and apparel is a job rich, it's a Yes. labor intensive sector. So in a talent rich, labor rich state like Bihar, we see that moving forward, this is going to be even better. क्योंकि आपका core physical infrastructure is already there, talent, labor is already there, health, education outcomes have improved. If you look at skills, etc. also, financing has improved tremendously. So I think the changes in the neighborhood of India करेक्ट. is likely, it's a window of opportunity, and we're likely to see even bigger beneficial impact on the economy of Bihar. You have tweeted on multiple occasions and Honorable Prime Minister has also said, पूर्वोदय. Yes. भारत के पश्चिमी भाग का एक्सेस टू कोस्ट और ऐतिहासिक कारणों से हमने देखा है कि एक विकास हुआ है, लेकिन ईस्ट इंडिया
के ग्रोथ स्टोरी में जो द्वार बिंदु होगा, गेटवे टू प्रॉस्परस ईस्ट इंडिया वुड बी बिहार। बिहार से ही वो ईस्ट इंडिया की प्रॉस्पेरिटी की कहानी लिखी जाएगी। इन योर व्यू एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ पॉलिसी मेकर, गिव अस 3 key areas where Bihar can go ahead and work on it. I'll tell you the biggest reason. Yes, It is our youngest state. correct. Demography. Demography is destiny. And Bihar ke case mein, it is a very shining destiny because Bihar is a young state. It's not just populous, it is also a young state, and hence the plans we are making in terms of investments, in terms of trying to get these labor intensive industries into Bihar, and by improving ease of doing business, by becoming business friendly, by diversifying. If you look even within agriculture, Bihar is one of our states that has seen maximum diversification. Correct. जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं बाकी जगहों में, जहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ लेकिन वहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज पीपल आर दे डोंट वांट टू। बिहार में वो सब हो चुका है। आई थिंक दीज स्टोरीज ऑल्सो नीड टू बी टोल्ड कि ज़मीनी हालात ऐसे हैं कि कई चेंजेस, बहुत फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके बारे में बात करना भी थोड़ा जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन पे प्रकाश डालिए। मतलब मैं और आप तो समझते हैं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन कितना एक बुनियादी चीज है मृदा के स्वास्थ्य के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ द सॉइल, फॉर द हेल्थ ऑफ द एग्रीकल्चर। जस्ट थ्रो अ बिट एंड फॉर पीपल, एंड देखिए हो क्या रहा है कि अब इंडिया जो है इट्स अ मिडिल इनकम कंट्री, Correct. इट्स अ लो बट इट्स अ मिडिल इनकम कंट्री। अगर आप लोगों के खान पान देखें, सो ऑन एन एवरेज पर इंडियन इज ईटिंग 2 किलो लेसर राइस एंड व्हीट पर मंथ। That is because we are eating more milk and milk products. We are eating more fresh fruits. Correct. We are eating more vegetables. We are eating more eggs, fish and meat. So you see, जब आपका food plate diversify और it becomes more nutrition rich, तो आप carbohydrates कम करते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का जो दौर था वो चावल और गेहूं के उपज के बेसिस पे था। सो हाई यील्डिंग वैरायटी वाज लार्जली राइस एंड व्हीट, but it has been now 45-50 years. The need now, because people are also consuming less, is to diversify and produce all these other things. Multiple other things, correct. Oil seeds. Oil seeds. You know, it is one area where we still have to import from outside. Pulses, dal. Dal is high protein, protein rich. But often we have to import क्योंकि उसका production बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, right? Now हमारे कई राज्य हैं जैसे पंजाब example, वहाँ पे there is a resistance to moving away from rice and wheat. Status quo is Status quo है, MSP पुराना एक regime है, उससे नहीं बदलना चाहते। बिहार में ये सब हो चुका है। Without the drama, without the noise, the diversification of agriculture sector in Bihar is one of those silent stories which needs to be told. And average production basket अगर आप देखते हैं बिहार का, it is far richer in all these non-cereal products. Wonderful. Right? Which tells you that they are better placed to harness the market the way demand is changing. Right? So often when we think of jobs and growth, हम industry और services देखते हैं. Agriculture as well in Bihar has undergone fundamental changes. Right? Wonderful. Now if you move beyond that to industry, in industry it's like the next phase. We are preparing to now seize this opportunity which the situation in Bangladesh and elsewhere because of trade war etc. has opened, which is a young population, a healthier and a more skilled population, a population that generally migrates in towards other states, but we have excess and indeed sufficient supply of young labor. These industries are only going to do very well as long as our basic ये जो ease of doing business climate है and entrepreneurs, young लोग हैं जो नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं. Yes, many people in Bihar are still looking for government jobs और वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कर भी रही है, लेकिन जो ग्रोथ है ना, एंड द स्काई इज द लिमिट वाली जब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इंडिया का भी एक्सपीरियंस यही है कि वेयर प्राइवेट सेक्टर ग्रोज, वेयर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ग्रोज, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी फॉलोज. So I think we are at that very sweet spot to think very positively about the next 5-10 years. बहुत अच्छा पॉइंट है। और आपने बिहार के
एक एवरेज प्लेट की बात की, मेरे मन में आ रहा था मखाना फॉर इंस्टेंस। पूरे दुनिया का 90% मखाने का जो उत्पादन है बिहार में होता है। बिल्कुल। मेज़, यस। आप सीमांचल का क्षेत्र देखिए, वहाँ पे मेज़ का अद्भुत प्रोडक्शन है। मछली, प्रोटीन की बात आप कर रही यस, थी, यस। तो फिश मतलब मिथिलांचल तो हमारा इसके लिए लोकप्रिय रहा है, मखान, मछली के लिए। और अभी केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड बना करके, एक और बोर्ड हुआ करता था, हम लोग सुनते थे, मखाना बोर्ड। यस। और ऐसे तमाम जितने पॉलिसीज़ हैं, उनके इम्पैक्ट और ज़मीन पे उनको ट्रांसलेट होते कैसे आप देख रही हैं? ठीक है, एफपीओज़, मखाना के आसपास एक इकोसिस्टम का खड़ा होना, बट ये अपने आप में बहुत ही एक दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। देखो होता क्या है कि मखाना का एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मखाना इज नाउ अ सुपर फूड which means an average person is willing to pay much more. It's not a average product जो कि हम लोग तो ऐसे ही खरीद के खाते थे. We used to makhana is so common in Bihar. Exactly. But because now it is a differentiated, it has captured a market. सुपर फूड। It's a superfood. Think of it. हाँ। And it's globally, international demand is also rising. वही तो। जब ऐसा होता है ना, there's an expansion in demand and people are willing to pay more. Our job in the government then is to ensure कि हमारे पास वो सारे institutions mechanism हो कि ये जो value लोग देने को तैयार हैं और जो दे रहे हैं, it translates and it gets trickles down to the producer. उसके लिए फिर ये board जहाँ पे you trade and you determine the right price. फिर वो producers वो बीच में distributors हैं, transport है. If you look at refrigeration, right? उसका जो पैकेजिंग है, अब इन सब पूरा सप्लाई चेन इज गेटिंग वेरी क्विकली मॉडर्नाइज्ड बिकॉज यू वांट टू गेट ग्रेटर लॉन्जिविटी. उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट होना, Correct. ये बहुत ही साइंटिफिक ये सब प्रोसेसेस हैं. एंड ऑल ऑफ दीज आर बीइंग पुट इन प्लेस बिकॉज पीपल विल पे, पीपल आर पेइंग. People are paying. नाउ आवर प्रोड्यूसर्स मस्ट गेट द Correct. मनी आउट ऑफ दैट. दैट इज व्हाट द एफर्ट ऑफ मॉडर्नाइजिंग इज. और ये तो मतलब शमिका जी, वेस्टर्न सोसाइटीज में, यूरोप में, यूके में, जो हमारी हाई इनकम स्पेसेस ऑफ द ग्लोब है, वहां भी इसका मार्केट है, बिल्कुल. वहां भी इसका डिमांड है. Absolutely. तो एक एक्सपोर्ट लेड सोच के साथ हम कैसे बढ़ सकते हैं, ये अपने आप में बहुत अवसर पैदा करता है. Bilkul, bilkul, absolutely. And then, of course, that's only from the food because we are largely focusing on food. But art and craft, weavers, un sab ka bhi there is a market which is getting created. And we take some lessons also from UP, our neighbor. क्योंकि वो जो one district, one product जो scheme है, उसके तहत, by the way, I recently saw exactly the same thing that Bhutan is trying to promote. Oh, lovely. I know there are conversations of this in other countries as well. The idea is fundamentally जो locally produce होता है उसको एक global market space दे. And that is where the role of marketing, packaging, financing, market access वगैरह की जो बात होती है, वो सारा modernization effort जो है वो खुद ब खुद नहीं हो जाता है. That is the central then role of the government. And that is what we are doing. एक साइलेंट रिवॉल्यूशन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे शमिका जी, और आपके रिसर्च में भी ये बाहर निकल के आया है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसमें गजब की बढ़ोतरी हुई है. That's true. आज देखिए, बिहार पुलिस देश में सर्वाधिक महिला भागीदारी की दृष्टि से नंबर 1 पे है, और न सिर्फ कांस्टेबलरी में, ये लीडरशिप पोजीशन पे भी है. तो इसको आप कैसे देखती हैं? हुआ ये है कि पिछले 10 साल में अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज देखें, 8 सर्वेज हो चुके हैं, 8 साल में अगर आप देखें तो रूरल इंडिया में 70% इंक्रीज हुआ है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि जो वर्किंग एज के लोग हैं 18 से 60 साल वाले, उसमें कितनी महिलाएं घर से निकल के आइदर काम कर रही हैं या ढूंढ रही हैं, उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहते हैं. 2004 से 14 तक इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बहुत बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था, जिसको लेके बहुत परेशानी थी. अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक के कई डॉक्यूमेंट्स, हमारे अपने इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटना एक अपने आप में बहुत दुखद बात है. लेकिन 2016-17 के बाद जो स्टेडी इंक्रीज हुआ है 8-9 साल, उसको जब आप डिसएग्रीगेट, पहले तो उसका जानना ज़रूरी है कि भाई इंक्रीज हुआ है और रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हुआ है. दैट्स नंबर 1. उसके अलावा अगर आप स्टेट लेवल ब्रेकअप करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक लेबर मार्केट नहीं है, अपने हर राज्य में अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है.
जहाँ औरतें कहीं जाती हैं, कहीं नहीं जाती हैं, कहीं शादी के बाद जाती हैं, कहीं शादी के पहले। इसका मतलब ये है कि लोकल कल्चर और कॉन्टेक्स्ट जो है, विमेन का वर्किंग डिटरमिन करता है। करेक्ट। ये जब आप इंक्रीज़ देखें पिछले 8-9 सालों में, तो द बिगेस्ट इंक्रीज़ इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, in rural India has happened in the state of Bihar. Oh, lovely. It's a phenomenal increase, right? And traditionally, that is because states like Punjab, Haryana, some of our richest state, इन सब जगहों में women labor force participation typically बहुत लो रहा है। तो पहले देखा गया है कि अच्छा हो सकता है कि जहाँ लो हो वहाँ पे हो सकता है increase might have been larger, but Bihar stands out. Bihar is very different from everyone else. कि लो था बट द इंक्रीज विच मीन्स इट्स अ फंडामेंटल चेंज इन कल्चर। करेक्ट, करेक्ट। कि ऐसा नहीं था कि पहले काम करते थे फिर रुक गए, दे हैव पहले लो ही था बट अ मैसिव इंक्रीज। माने आपके रूरल एरियाज में अब औरतें घर से निकल के काम कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, किसी न किसी रूप से एंगेज्ड है इकोनॉमिकली, और इसका प्रभाव आपको डायरेक्टली घर पे पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा। ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन आउटकम्स जो होते हैं बच्चों के, सीधा प्रभाव वुमेन का वर्किंग से होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। नहीं, और हर जगह शमिका जी, जैसे महिला थाने खुले हैं हमारे यहाँ, तो महिला ऑब्वियसली अगर कोई अपराध उसके खिलाफ अगर घटित हुआ है, तो पुरुष से ज्यादा संवेदनशीलता महिला में है। बिल्कुल। वो एक महिला सिपाही को बोलने में, महिला दरोगा को बोलने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करे। दैट्स करेक्ट। कितने बुनियादी परिवर्तन होते हैं। मैं खुद प्रोफेसर हूँ पटना विश्वविद्यालय में। मैं देखता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय में मेरे साथी प्रोफेसर जो महिलाएं हैं, लॉ की, सोशियोलॉजी की, हिस्ट्री की, तो एक छोटा सा नीतिगत निर्णय लेकिन उसके इतने लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने ट्वीट किया था नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के होने पे मगध राइजेस, 4वीं शताब्दी का नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज रूइंस में है, और तब साउथ एशिया के तमाम लोग वहां आते थे और एक स्कॉलरशिप का अच्छा वातावरण था, उसको पुनर्स्थापित किया गया है। अतीत के गौरव को पुनः वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, और आज अक्रॉस द वर्ल्ड उस नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 1500 के आसपास छात्र हैं। हाउ डू यू सी इट? यू नो, आई एम एन एकेडमिक एट हार्ट। आप जानते हैं प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। आई हैव बीन अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द लास्ट 22 years। जहाँ पर नॉलेज वैल्यू किया जाता है ना गुरु, वहाँ पे देर इज ऑब्वियस रीजन फॉर ऑप्टिमिज्म। वो अगर आप यू सी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, बिहार में हम लोगों ने इसका एक डिस्ट्रक्शन देखा है, राइट? उसका मिस गवर्नेंस, ब्रिटिश रूल, इवन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, बिहार में जो पॉलिटिक्स रहा, जिसमें पॉलिटिक्स जो है हमारे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, सबके अंदर बहुत ज़्यादा घुसा, जिसके कारण हम लोगों ने देखो, आज भी लोग कहेंगे कि बिहारीज आर वेरी स्मार्ट। आफ्टर ऑल, आप चाहे वो आईआईटी जेईई एग्जाम्स देखें, एम्स एग्जाम देखें, यूपीएससी एग्जाम देखें, आईआईएम्स के देखें, बिहारी जो कैंडिडेट्स होते हैं सक्सेस रेट में इनका बहुत हाई है। तो पीपल आर स्मार्ट, पीपल आर हार्ड वर्किंग। लेकिन वो जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, जब वो अपने घर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम ये सब अपॉर्चुनिटीज बाहर ढूंढते हैं। और नालंदा का डिस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स इट वाज अ सिविलाइजेशनल डिस्ट्रक्शन। करेक्ट, एब्सोल्यूट। ग्लोबली रिसर्चर्स, स्कॉलर्स आते थे हाँ। कहाँ कहाँ से, राइट? और उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद जो कल्चर ऑफ सीकिंग आउटसाइड, वो अभी तक रहा। करेक्ट। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिसर्जेंस हो रहा है, पर्सनली फॉर मी इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिशिएटिव्स। क्योंकि वी एज इंडियंस बट ऑल्सो एज बिहारीज, हम अपना एक लेगेसी को रिक्लेम कर रहे हैं कि वी आर अ स्कॉलरली कम्युनिटी। करेक्ट। वी आर, हमारे यहाँ एक से एक पोएट्स। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉलेज को ना अपना एक स्तर देना, गिविंग अ पोजीशन इन सोसाइटी एंड रिकग्नाइजिंग। और अब फ्यूचर भी देखना है। सो इफ यू लुक आगे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्टिव और एम भी है, दैट्स व्हाई इट्स इंटरनेशनल, यस। कि हम चाहते हैं कि सभी जगह से, नॉट जस्ट रीजनली साउथ एशिया, सभी जगह से
let students come, let faculty come, and we will give them an academic home, and thereby reclaim a legacy. And this should be a gateway, not just for this part of India, but as a sort of that cradle for the next 1,000 years for us as a people. नहीं, ये तो मुझे लगता है आप जैसे डिस्क्राइब कर रही थी नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को, और आपने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया, सिविलाइजेशनल डिस्ट्रक्शन। Yes. मेरे मन में वो यादें ताज़ा हो रही थी जब मंडन मिश्रा और उभय भारती और शंकराचार्य का संवाद बिहार के सरसा में होता है, Yes. बाबा नागार्जुन बिहार में होते हैं, दिनकर बिहार में होते Yeah. हैं, आम्रपाली बिहार में होती है, माँ जानकी, माँ सीता जिनका एक भव्य मंदिर बनने वाला है वो बिहार में है, और आज के दौर में आईआईटीज, आईआईएम, एम्स, आप बोधगया में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन के खड़ा हो गया है, विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा हो गई है, तो पुनः कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि वो हमारा गौरव जो खो गया था अतीत में वो वापस आता दिख रहा है। शमिका जी, आपके जीवन की प्रारंभिक शुरुआत पटना में हुई, और हम जैसे जो पटना के आम जो बड़े हुए हैं, उस समय का जो अर्ली 90s का बिहार था, आप नॉटरडेम में पढ़ी हैं, पाटलिपुत्रा में आप रही हैं, कैसा था माहौल, कैसा था? और हम लोग जो पढ़ते हैं तो काफी दर्दनाक और खौफनाक पक्ष उसका दिखता है, बट एज समवन हु ग्रू, एक ऐसी सामान्य लड़की जो साइकिल लेकर के शाम में निकल जाती थी घूमने पाटलिपुत्रा के मेन मैदान में, आपके कैसे अनुभव थे? अगर लेट 80s देखो गुरु तो बहुत बढ़िया टाइम था, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ सेफ्टी, और एक एस्पिरेशनली बहुत एक एस्पिरेशंस तो थे, पढ़ाई लिखाई का तब भी कल्चर था। पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज और तब भी बहुत अच्छा था। बाकी पटना यूनिवर्सिटी ऑन द होल आल्सो is of great repute. A lot of freedom was enjoyed by young women. कार्मेल, सेंट हाँ, जोसेफ, हाँ, हाँ। नॉटरडेम, एक से एक स्कूल्स, राइट? और आज दिन तक वहाँ की पढ़ी लड़कियाँ पूरे सभी जहाँ जाते हैं वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, क्योंकि गर्ल्स आर देयर, इट्स फॉर मी इन एन एक्सटेंडेड फैमिली। बट वो दौर ये भी था कि ये जब बदलाव हुआ उसको हम लोगों ने महसूस किया, वी लिव थ्रू इट। तो हम तो वहाँ से 91 में हम वहाँ से निकल गए, 91 92 में। लेकिन हमारी सभी जो फ्रेंड्स हु स्टेड बैक, हमने उनमें से कईयों, वी स्टेड इन टच, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स टू ईच अदर, एंड इट साउंड्स लाइक प्री हिस्टोरिक टू यंग पीपल, लेकिन उनमें ज़्यादातर इसी पे चर्चा होती थी कि भाई आगे कहाँ जा सकते हैं। अब 11th 12th के लिए तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्यूशन्स के लिए नहीं जा पाते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा कोचिंग करते थे अब वो सब रुक जाएगा। मास्टर साहब जो आते थे, ट्यूशन टीचर्स, वो सब अब रुक रहा है। अ लॉट ऑफ अबडक्शंस, जो स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे सर्विसेज प्रोफेशनल्स में, उनमें वो दे हैव लिव्ड थ्रू दैट। सो एक जो कोहॉर्ट, जो शुरुआत में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स की बात कही ना, एंटरप्रेन्योर्स तो उनके परिवार वाले, उनके फादर्स मदर्स थे, दीज वर यंग गर्ल्स, तो उनके लिए तो पूरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उनको वहाँ से भगाया गया, बहुतों को भगाया गया। लोग दिल्ली गए, देहरादून गए, चंडीगढ़ गए, बॉम्बे गए। यू सी, दिस इज़ हाउ सोसाइटी वो इट्स टॉर्न अपार्ट, कि नॉट ओनली आर यू लूजिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस एंड रिस्क टेकर्स, बट एक एक हर्ट, एक जो ग्रुप होती है वो, जिनके पास इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, उसके बाद तुरंत इट वाज घास्टली, it was extremely hurtful, and somewhere you live with that terror, and therefore a resolve that never again, no state deserves this kind of backwardness. तभी it's important for us to note कि देखो यूपी से कंपैरिजन इसीलिए जरूरी है गुरु, कि यूपी भी हमारे साथ ही था 20 साल पहले तक। करेक्ट। अगर हम ये देखें कि इन द लास्ट 35 years यूपी इज नाउ रेसिंग अहेड, एंड नाउ इट इज रेसिंग अहेड इवन फास्टर, और उनका पर कैपिटा जीडीपी 100, जैसे 1,30,000 है, हमारा अभी 70 के करीब है, 70-75। 6,000 से हाँ, जी। तो अब हम हाउ मच फास्टर शुड बी ग्रो, राइट?
तो इसके लिए जो यंग पॉपुलेशन है ना, जो बात कहते हैं, इसीलिए नालंदा भी, क्योंकि अब आगे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टेकिंग गर्ल्स, बॉयज़, द एंटायर यंग पॉपुलेशन टुगेदर। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू थिंक ऑफ द फ्यूचर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो हम विकसित भारत जो कहते हैं ना, विकसित बिहार के का होना बहुत ज़रूरी है विकसित भारत के लिए। करेक्ट। उसके बिना विकसित भारत नहीं हो पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न द लेसन्स, कि इतना भी प्री हिस्ट्री नहीं है कि वी हैव टू फॉरगेट। इट्स अ लिव्ड रियलिटी, वी आर ऑल हियर, वी हैव एक्सपीरियंस दैट फेज and what bad governance can do to a state. करेक्ट। So we have to preserve, maintain कि good governance, what does it mean? अब आज के दौर में राज्यों के बीच कंपटीशन भी बहुत है, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एक राज्य के लोग ही आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो है राज्य की सरकारें जो हैं वो आपस में compete कर रही हैं नए-नए बिजनेसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अगर पूरा देश आगे इस स्पीड से बढ़ रहा है, तो ऐसे में वी हैव टू ऑल्सो पेस अप एंड नॉट मेक मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं आप कह रही थी और मैं भी सोच ही रहा था मन ही मन कि 90-91 का वो दौर शुरू होता है मिसरूल और मिस गवर्नेंस का, और 2003 में किसले का फर्न होता है जो इट शुक द नेशनल कॉन्शियंस। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ता है पटना की एक रैली में कि मेरा किसले मुझे लौटा दो। तो जब स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होंगे उसकी इकॉनमी पे कितने दूरगामी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये ना सिर्फ हम लोगों ने देखा है बल्कि उसको जिया। बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो गौर करें, गौर फरमाएं, तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि क्या हमें वो बिहार वापस चाहिए या हमें वो बिहार चाहिए जहाँ पे प्रॉमिस, एस्पिरेशंस, होप, उम्मीद और उत्साह हो। शर्मिका जी, हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन आप बार बार डेमोग्राफी पे चर्चा कर रही थी। बिहार के यंगस्टर्स के लिए, बिहार के युवाओं के लिए जो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? Keep the faith. You are very talented. You are building the nation, not just in Bihar, but across the country. You have become the cornerstone of growth and development of India across multiple sectors, within government sector, within corporate sector, agriculture, manufacturing, services. The presence of young Biharis across economic sectors of India is very reassuring. At a time when the world is aging, here is our young state with the capability, with the good health, with good governance. The sky is the limit. That don't get disheartened sometimes when you are compared globally or with the rest of the world. I think we have all the right ingredients and we need to look ahead for the next 50 years. वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शर्मिका जी, आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for calling me.